साथियों नमस्कार। आपसे बात करेंगे जेन ज़ी की, उस पीढ़ी की जो 21वीं सदी के बाद पैदा हुई, 21वीं सदी आने के बाद, यानी जो इस समय 24-25 साल या उससे भी कम उम्र के हैं, और जेन ज़ी की तरफ से जिस पर बहुत नजर है लोगों की और हमारे विपक्ष की तो विशेष नजर है। इस जेन ज़ी की तरफ से देश को, समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है, ये बात आज हम आपके सामने रखना भी चाहते हैं और इस पर आपसे विचार भी आप चाहते हैं कि आप हमसे साझा करें। सबसे पहले साथियों, एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप मान लीजिए, एक छोटी सी रील सुनाती हूं और तब आते हैं कि हम आज इस रील को लेकर क्यों बात कर रहे हैं। जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो साथियों, आपने देखा ये रील में एक युवा है जो गिटार लेकर एक पब्लिक प्लेस पे, मार्केट प्लेस जहां लोग आना जाना करते हैं, वहां पर गा रहा है गिटार लेकर। ये कोई अनूठा दृश्य नहीं है। 70s के हिप्पी कल्चर से लेकर और आज तक, बल्कि उसके पहले भी, जो संगीत में जिनकी रुचि है वो ऐसा करते रहे हैं कि चौक पर, नुक्कड़ पर, बाजार वगैरह के जो जो पब्लिक प्लेस होते हैं, वहां गिटार और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, मैंडोलिन वगैरह लेकर म्यूजिक करते हैं, गाना गाते हैं और परफॉर्म करते हैं, और लोग, आने जाने वाले लोग, उनकी कला को सराहते हैं और कुछ ना कुछ उन्हें आर्थिक मदद, एक उनके एप्रिसिएशन के तौर पर। हम सबने किया हुआ है। मेरे ही घर के करीब एक मॉल में एक लड़का है जो बहुत बढ़िया गाता है और यदा कदा वीकेंड्स पर वो मॉल पे आता है अपनी गिटार लेके। और मेरा बेटा, जिसे संगीत में बहुत रुचि है, वो कई बार सिर्फ इसलिए मॉल मेरे मुझे खींच के ले जाता है, उसे कुछ खरीदना नहीं होता, लेकिन वो थोड़ी देर उसका गाना सुनता है। खैर, ये विषयांतर हो गया साथियों। मैं आपको ये बता रही हूं कि ये रील जो हमने सुनाई, ये यूनिक क्यों है। गिटार पे गाना गाया जा रहा है, लेकिन वो युवक गा क्या रहा है? हनुमान चालीसा। यही एकमात्र नहीं है। अगर आप इस रील को देख के आपको थोड़ा हैरानी सी हुई कि एक बिल्कुल युवा गरम खून गिटार लेकर पब्लिक प्लेस पे गा रहा है, लेकिन ना कोई रोमांटिक सॉन्ग गा रहा है, ना कोई रॉक म्यूजिक, ना कोई फिल्मी गाना, हनुमान चालीसा सुना रहा है, तो एक और रील देखिए। तो साथियों, अब तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आखिर इस पर बात करना क्यों जरूरी है। ये एक नया ट्रेंड है साथियों, और इंटरनेट पे जहां एक चलन है, बहुत जल्दी हर चीज को एक नाम दे दिया जाता है, एक टर्म दे दिया जाता है उसके उसकी बात करने के लिए। तो इस नए ट्रेंड को शीर्षक दिया गया है भजन क्लबिंग। भजन क्लबिंग क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जगह जगह पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, युवा वर्ग है, एक आयु वर्ग के लोग हैं, और बिल्कुल उस उत्साह और उस एक्साइटमेंट और उस खुशी के साथ ही वो वहां इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि क्लबिंग, यानी मित्रों के साथ एंजॉय करने, समय बिताने के लिए युवा युवा लोग जो है वो एकत्रित होते हैं। कपड़े भी उनके अच्छे हैं
और वो बिल्कुल एक मस्ती और एंजॉय करने और पूरा एक भरपूर आनंद के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फर्क है, फर्क ये है कि यहां कोई पीना पिलाना, कोई अल्कोहल का इस्तेमाल आप नहीं देख रहे। यहां कोई स्मोकिंग या ड्रग्स या इस तरह का नशा का माहौल भी नहीं देख रहे। और सबसे बड़ी बात, यहां भी म्यूजिक है। जैसे आम क्लबिंग के लिए युवा निकलते हैं, यहां भी युवा बड़ी संख्या में एक साथ एक जगह पे समय बिता रहे हैं, लेकिन संगीत भजन का हो रहा है, भगवान की बात हो रही है, भक्ति की जा रही है और भजन गाए जा रहे हैं। ये कोई यूनिक या अटपटी चीज नहीं है साथियों, ये हो रहा है जगह जगह। आज ही हमारे एक सहयोगी ने मुझे बताया कि वो इन दिनों अपने काम के लिए हर सुबह ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि उनका घर शहर से थोड़ी दूरी पे है और उनके लिए ट्रेन सुविधाजनक है। वो सुबह ट्रेन से निकलते हैं, ट्रेन समय से चलती है, लेट नहीं होती, और वापसी में भी ट्रेन से समय पर अपने घर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके ट्रेन में भी इसी तरह का युवाओं का एक ग्रुप है जो शायद अपनी पढ़ाई और कामधाम के लिए नियमित रूप से उस ट्रेन से जाते हैं, और वो रोज जब ट्रेन में सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो मजे से उनका गंतव्य आने तक वो इसी तरह के चौपाइयां और भजन और जो इस तरह के पद और श्लोक हैं वो गाया करते हैं। अब आपको याद होगा साथियों, जब हम छोटे थे तो हम भी बस और ट्रेन में सफर करते थे तो इकट्ठा होके खूब गाना बजाना होता था। आमतौर पर हम लोग किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाने गाए जाते थे। इस समय कुछ और भी गाया जा रहा है। अब ये भजन क्लबिंग क्या संदेश दे रहा है? ये भजन क्लबिंग हमें साफ साफ ये संदेश दे रहा है साथियों कि आज के युवा वर्ग में एक ही एक बहुत ही तीव्र इच्छा है अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों में पे वापस जाने का। ये सभी बहुत ही आकांक्षी हैं, एस्पिरेशनल क्लास हैं। टेक्नोलॉजी की आप जानते हैं कि अब कोई कमी नहीं है। कम इनकम वाले जो थोड़े से निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह आ चुकी है और अपने अपने स्तर पे टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो रहा है। शिक्षा के अवसर भी बन रहे हैं और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो कामकाज भी मिल रहा है। तो यानी ये कोई कुंठित या परेशान या कोई बैकवर्ड सोच वाले लोग नहीं हैं। ये आज का आकांक्षी, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ युवा वर्ग है। फर्क केवल इतना है कि उसमें अपनी आकांक्षाओं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने की का जो उमंग है, इसकी जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है, उसके साथ ही अपनी जड़ों में से जुड़े रहने का, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको नीची दृष्टि से देखने का, जो ये सभी मकौले पुत्रों और मकौले पुत्रियों ने हम सबके जहन में बैठा दिया था कि एवरीथिंग दैट इज हिंदू, एवरीथिंग दैट इज इंडियन इज ऑर्थोडॉक्स, इट इज बैकवर्ड। ये जो सोच हम सबके दिमाग में कूट करके भर दी गई थी, आज का युवा ऐसी चीजों से प्रभावित होने वाला नहीं है। उसके अंदर इच्छा है अपनी जड़ों में वापस जाने की, अपनी जो सांस्कृतिक ताकत है उसको डिस्कवर करने की, और सबसे बड़ी बात, वो इसको लेकर के अपोलोजेटिक नहीं है, उसे इसमें हिचक नहीं है, उसे इसमें शर्म नहीं है, उसके अंदर इस बात का गर्व है। साथियों, आज मैं बहुत भावना के साथ आप सबके सामने एक बात स्वीकार करना चाहती हूं कि 70s, 80s, 90s के दौर में बड़े होने वाली जो हमारी पीढ़ी थी, हमने नहीं सोचा था कि हम कभी ये दिन देख पाएंगे। हमारे अंदर इच्छा तो थी, लेकिन जो वातावरण था, जो पॉलिटिकल सोशल एटमॉस्फेयर था, वो उसके अनुकूल बिल्कुल नहीं था। उस समय किसी सज्जन को अगर अपने घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए, जरूरी अनुष्ठान के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी,
तो वो अपने ऑफिस में खुद को बीमार बता देता था। ये नहीं कहता था कि किसी सांस्कृतिक या धार्मिक अनुष्ठान के लिए छुट्टी ले रहा है, क्योंकि इन बातों को लेकर बड़े ही एक नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण ऐसी चीजों को लेकर हुआ करता था। तो ये जो एक ट्रेंड आया है साथियों, ये स्वागत योग्य है। हम सबको इस बात को लेकर सजग रहना चाहिए कि ये वामपंथी और ये फर्जी छद्म सेक्युलर का जो ये पूरा एक सेक्शन है, ये जो वर्ग है, ये ऐसे बच्चों के उत्साह को कम ना करे। मुझे लगता नहीं वो कम कर पाएंगे, लेकिन सतर्क रहना बेहतर है। हमें इन बच्चों के अंदर अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ये जो आकांक्षा दिखाई दे रही है, ये जो एक प्राउड, एक गर्व से भरा हुआ भारतीय सनातनी जो युवा वर्ग है, जिसको लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने, प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जड़ों को नकार दें या उनको छुपा लें। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और अंतिम में साथियों ये कहूंगी कि ये जो रेवोल्यूशन है, मैं वाकई इसको रेवोल्यूशन मानती हूं। भले ये इस समय छोटे स्केल पर है, लेकिन ये बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसीलिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि ये एक रेवोल्यूशन है, एक सोशल, एक कल्चरल क्रांति है ये। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ समाज और संस्कृति तक सीमित है, तो मैं ये बता दूं कि इसकी जो एक रिफ्लेक्शन है, इसकी छाप राजनीतिक क्षेत्र में भी आ गई है। और इसका मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देकर आज का ये महत्वपूर्ण अड्डा मैं समाप्त करूंगी, इस अनुरोध के साथ कि आप सब जरूर इसके प्रति कुछ ना कुछ आपका विचार होगा, आप हमारे साथ अवश्य साझा करिएगा। और वो जो आखिर में वो जो मिसाल मैं देकर जाना चाहती हूं, वो मिसाल है अभी अभी बिहार में अलीनगर से विधायक बनी युवा मैथिली ठाकुर का, जिसको आप सब एक बहुत अच्छी गायिका के तौर पे जानते हैं, कल्चरल एम्बेसडर हमारे देश की वो है। और ये मैसेज क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों मैथिली ठाकुर ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वो पूरे देश में पहली विधायक बन गई हैं जो 21वीं सदी में पैदा हुई है, क्योंकि वो अभी अभी 25 वर्ष उनका हुआ है। तो वो 21st सेंचुरी में पैदा होने वाली ऐसी पहली चुनी हुई विधायक देश की बन गई हैं। ये संदेश क्यों महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी, उनकी पूरी जो कोटरी आजकल बनी हुई है वामपंथियों, अर्बन नक्सलों जो उनकी टीम में भरे हुए हैं, उनमें और उनके इकोसिस्टम से जुड़े कुछ बड़े एक्टिविस्ट्स और आलोचक और जो इस तरह के समीक्षा करने वाले हैं, वो लोग बार बार कहते हैं कि बिहार जो भारत का जो युवा है, भारत के जेन जी को बहुत ही लानत मलानत की दृष्टि से वो ऐसा कहते हैं कि ये तो बेकार हैं, किसी लायक नहीं है, ये सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे, इनको देश में इतनी गड़बड़ हो रही है, उसके खिलाफ सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। कभी वो ढाका पहुंच जाते हैं, कभी काठमांडू पहुंच जाते हैं, कभी मेडागास्कर पहुंच जाते हैं, और कभी श्रीलंका का वो उदाहरण देते हैं। ये बेचैनी उनकी इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि काठमांडू और बांग्लादेश की तरह रेजिम चेंज किया जाए। रेजिम चेंज क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये जो इनका काम था, अगर आपको लगता है कि जो सरकार सत्ता में है वो नालायक है, वो गलत है, तो आपका काम है राजनीतिक रूप से उस सरकार को अपदस्थ करके और चुनाव जीतकर आप जीत कर आए। पर वो तो कर नहीं पा रहे हैं, बार बार और ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं। तो अपनी कुंठा वो जेनजी को भड़का करके निकालना चाहते हैं, लेकिन जेनजी क्या संदेश दे रहा है ये देखने को तैयार नहीं है। जिनको ये समझना की इच्छा है, जिनमें सचमुच एक ईमानदारी से जेनजी की भावना को जानने की इच्छा है, उनके लिए उदाहरण मैथिली ठाकुर है, जो एक राष्ट्रभक्त है, जो एक कल्चरल एम्बेसडर भी है और अब राजनीति में भी आ गई है। वो है देश की जेनजी की मिसाल। ये वीडियोस देखिए, ये जो युवा हैं, ये हैं जेनजी की मिसाल, जो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और पेरिस तक भारतीय त्योहारों को, उत्सवों को पूरी एक उत्साह के साथ खुलकर मना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। आज का अड्डा यहीं तक।
अपनी जड़ों को लेकर कभी भी अपॉलोजेटिक मत होइए, और अगर कभी आपके मन में शंका हो तो इन युवाओं को देखिए। नमस्कार।